कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्री रवि किशन जी, मुझे रवि किशन जी को देखकर आप सबको विश्वास होता होगा कि प्रवासी भारतीयों की उत्तर प्रदेश में अब पेट बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने अपने विचारों को रखा है और जिनके हम यहां पर देख रहे हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष जी ने यहां पर कार्यक्रम को वंदना से ही, विघ्न विनायक की वंदना और श्री राम की वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपने यहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी और अपने अनुभवों को साझा जिन्होंने किया है, ऐसे महानुभाव में श्री विनय कृष्णा जी हैं, श्री अजीत यादव जी, प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय जी, पंकज जायसवाल जी, और आप में से हर एक जो भी यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके पास अपने अनुभव का एक लंबा बहुत कुछ कहने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी होगी, इसलिए मैं यहां पे आयोजकों ने एक समय सीमा के अंदर इसे सीमित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबकी बातों को अपने इस उद्बोधन के साथ समाहित कर सकूं और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। बंधुओं, सामान्यतः हमेशा लोग आते हैं, भाषण करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह हमारी कसौटी का मानक बनता है। मेरा यह मानना था कि, और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था, और खासतौर पर प्रवासियों पर, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। और उस महामारी के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश से पूरा अधिकार है, और जो कुछ हमारे पास होगा हम हर संभव उनकी मदद करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हर एक प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी ने पूरा अनुशासन का ध्यान रखा, उत्तर प्रदेश शासन की सुविधा को सिर आंखों पर रख करके, और फिर हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के अंदर एक मॉडल भी बना। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियां आने पर हम पलायन नहीं करते, उसका मुकाबला करते हैं, और उत्तर प्रदेश में आज बदलती हुई तस्वीर उसी का उदाहरण है। आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है पिछले 5 साल के अंदर। हर एक सरकार ने अपने स्तर पर योगदान किया होगा, करना भी चाहिए, जनता इसलिए चुनती भी है।
लेकिन आपके सामने यह भी उदाहरण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले हर एक व्यक्ति के सामने, उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रबुद्ध जन हो, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की बहनें हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग अपनी पहचान बताने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपको, उत्तर प्रदेश की पहचान से आप भी गौरवान्वित होते होंगे। और उत्तर प्रदेश के नाम पर निर्णय सम्मान से हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हां, उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और करना चाहता है। ये पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ प्रयास हम लोगों ने किए, उस सेक्टर में, किसी एक पे नहीं, हर एक सेक्टर में हम लोगों ने काम किया, बिना भेदभाव के काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो, हमने प्रभावी ढंग से लागू किया, बिना भेदभाव के हर तबके को उसका लाभ दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि हमने पिक एंड चूज किया हो, कभी नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है, सार्वजनिक जीवन में हम अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव में जाते हैं, लेकिन राजनीति के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर भी हम विश्वास करते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा ने हम सबको बताया है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देना, बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य किया। आज परिणाम है किस रूप में, याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले दिन में आया था तो मैंने 2 काम किए थे। एक, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत संकट नहीं होगा, लोगों के कल्चर भी है। लोगों ने पहले दिन से ही अपने व्यस्त दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं, वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक, कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी, किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। एक अभियान चला। दूसरा, मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं, एक, जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलते हैं, ये सब बंद कर डालो। और साथ साथ जिन माफियाज ने किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी व्यापारी की, किसी उद्यमी की लैंड पर जबरन कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर ये सब हटता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद फिर आपकी कार्रवाई भी इसके बाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा ये सब हटता हुआ दिखाई दिया होगा। आज जो परिवर्तन हुआ है, यानी हमारी सरकार को लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहा है।
पहली बार हुआ है, 37 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट कर रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसे लगा कि हां, इस परिवर्तन के साथ हमें भी सहभागी बनना है। कोरोना कालखंड में चुनाव हो रहा था, लोग बहुत सारी बातें करते थे और मैं देखता था। कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, जब मैंने महिला सुरक्षा को लेकर के अनेक कदम उठाए, लोग कहते थे सब क्या कर रहे हैं आप, हम कहां जी रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग, न हमारी कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, हमारा वोट केवल कमल की फूल पर जाएगा, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। ये वही कहते थे। आधी आबादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बाधाओं को तोड़ा और फिर से 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आपने देखा होगा, पिछले 5.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं तो हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। और आज मैं जो आपको यहां आश्वस्त करने के लिए आया हूं, इसी बात को आश्वस्त करने के लिए, आप तो उत्तर प्रदेश में आपका संवाद है, संबंध है, बराबर आना जाना है, परिवर्तन आपने देखा होगा और परिवर्तन की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को भी आपने नजदीक से महसूस किया है। ये सभी चीजें बहुत तेजी के साथ वहां घटित हुई हैं और दिख रही हैं। यह तब है जब हम लोगों ने मात्र 2.5 वर्ष का कार्यकाल भी, यानी मात्र हम 2 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा कर पाए थे, तब तक कोरोना महामारी आ गई और तब भी हम रुके नहीं, डिगे नहीं, झुके नहीं और हमने प्लान का रास्ता भी नहीं अपनाया। हम मजबूती के साथ जुटे रहे, डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ न कुछ नया किया है और ये परिवर्तन उसी का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, उत्तर प्रदेश अपने यहां निवेश करा रहा था। दुनिया देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान लगती है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसने प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने आज कानून व्यवस्था के एक बेहतरीन मॉडल खड़ा किया है। हमने इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा। 1.5 लाख से अधिक भर्तियां हम लोगों ने की, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी, किसी को उंगली उठाने का अवसर भी नहीं मिला। हम लोग अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी को जाति के नाम पर, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। और मैंने पहले दिन ही कहा था, भर्ती के लिए जो नियामक बोर्ड थे, आयोग थे, इन सबको मैंने पहले दिन कहा था। मैंने कहा आपके कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया चाहिए और अगर इसमें शिकायत होगी, जितनी फ्रीडम मैंने दी है उतनी सख्ती से कार्रवाई भी करूंगा, आप तय करेंगे। और आपने देखा होगा, एक भी शिकायत आपको नहीं मिली होगी, कोई शिकायत नहीं। मैं गया था, मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, बागपत से आपके मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर चुनाव लड़ रहे थे। लोग कहते थे वो जीत नहीं पाएंगे, मैं कहता था जीतेंगे। सारे सर्वे कहते थे हार जाएंगे, मैं कहता था जीतेंगे। लोग कहते थे क्यों, मैं कहता था बागपत के हर गांव से यूपी पुलिस में कोई ना कोई नौजवान भर्ती हुआ है। और आप देखना, जिन नौजवानों ने अपनी पूरी जवानी समाप्त कर दी, भर्ती नहीं हो पाते थे, दिन भर प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, सुबह शाम दौड़ते थे, 15 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन नौकरी के समय उनको रोक दिया जाता था। आज बिना सिफारिश के आज उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कर रहा, कौन इस एजेंसी को कराएगी,
किसका कहां सेंटर पड़ रहा है, किसका सिलेक्शन हो रहा है। जब सबका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं नियुक्ति पत्र के लिए जरूर कुछ नौजवानों को बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ कि आपसे किसी ने कोई बात तो नहीं हुई कहीं भी किसी भी स्तर पर। वो सब बातचीत के दौरान ही पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि इनका स्तर क्या है। तो उसके बाद फिर मैं नियुक्ति पत्र के बाद उनकी पोस्टिंग कहां होनी है ये भी मुझे भी नहीं पता है। ये सब ऑटो मोड पर अपने आप होता है, अपनी ओर से चलता, सारी चीजें ऑनलाइन है, किसी कभी कोई मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं। ये प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद जब मैं बागपत में जाता था उससे पहले भी कि तो मैंने देखा एक गांव में, अब आश्चर्य करेंगे, यूपी पुलिस में 27 नौजवान भर्ती हुए थे। तो क्या वहां से हमारा प्रत्याशी हार जाएगा? कभी नहीं। और हम डंके की चोट पर वहां चुनाव जीते, सारे सर्वे फेल हम चुनाव जीते थे। क्योंकि अगर पब्लिक ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है तो हमारे विश्वास को भी वे नजरअंदाज नहीं करेंगे, और ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन कार्य हुआ हर एक स्तर पर। हर एक, हमने प्रदेश के अंदर, इससे पहले एक कहावत थी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो, सड़कों पे गड्ढे दिखने लग जाएं या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। नेपाल से हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस हाईवे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, गांवों की कनेक्टिविटी को, जनपदों की कनेक्टिविटी को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले कुछ वर्षों के अंदर परिवर्तित होते हुए देखा होगा। एयर कनेक्टिविटी, मुझे याद है 2017 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट जाती थी दिल्ली से, और वह भी कभी कभी जाती थी। मुझे जब संसद सत्र में आना होता था दिल्ली, तो पहले 4 घंटे मुझे गोरखपुर से लखनऊ जाने में लगते थे, फिर गोरखपुर से दिल्ली आता था। ऐसे दिल्ली से अगर मुझे अचानक आना होता था तो पहले लखनऊ आता था, लखनऊ से 4 घंटे की दूरी तय करके तब गोरखपुर पहुंचता था। आज गोरखपुर से न केवल दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलुरु के लिए, हैदराबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं, और 9 एयरपोर्ट आज के दिन पर हमारे पूरी तरह क्रियाशील है। 10 एयरपोर्ट पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू कर लिया है कि भाई हम आपको ये एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप इनका संचालन करिए, और इनके संचालन, इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी, जो खर्चा आएगा राज्य सरकार उसका पैसा देगी, हम दे रहे हैं। 5 अन्य एयरपोर्ट हमारे निर्माणाधीन है। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? आजमगढ़ के नाम से तो लोग डरते थे। मुंबई में या कहीं में उनको धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आज वहां एयरपोर्ट बन रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, और उसी आजमगढ़ की धरती में सांसद जो बने हैं यही काम करते थे। इसी माया नगरी में रवि किशन जी के साथ ही काम करते करते आज वो आजमगढ़ के सांसद भी बन गए। चित्रकूट में एयरपोर्ट, आज उसका निर्माण हो रहा, अंतिम चरणों में चल रहा है। सोनभद्र में एयरपोर्ट, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, मुरादाबाद में एयरपोर्ट, सहारनपुर में भी एयरपोर्ट, श्रावस्ती में एयरपोर्ट,
श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र ने बसाई थी और भगवान बुद्ध ने संन्यास के बाद अपने सर्वाधिक चातुर्मास यानी 36 वर्ष तक उन्होंने चातुर्मास श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे। ये श्रावस्ती के साथ जुड़ा हुआ आज वहां एयरपोर्ट बन रहा है, बेहतरीन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम दे रहे हैं, 3 हम लोग क्रियाशील कर चुके हैं और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम लोग जेवर में बना रहे हैं, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो 5 में हमारा वर्तमान में चल रहा है। आगरा में वर्तमान में कार्य चल रहा है। बाकी गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ यहां की सर्वे की कार्रवाई अंतिम चरणों में चलते हुए हम इसमें भी मेट्रो को आगे लेके चल रहे हैं। इसके अलावा और भी कार्यक्रम हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल का कल आपने देखा होगा ट्रायल हुआ है। दिल्ली से मेरठ की दूरी पहले तय करने में लगते थे 3 घंटे, आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है मात्र 45 मिनट में। यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आपका अपना प्रदेश है। औद्योगिक विकास के लिए जिन चीजों के लिए आवश्यक जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें से सबसे पहले शासन और प्रशासन में उद्यमी और निवेशक का विश्वास, उसे विश्वास हो कि मेरी फाइल अनावश्यक लटकेगी नहीं, लाल फीताशाही की शिकार नहीं होगी। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 350 से अधिक एनओसी एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर लॉन्च किया है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर गया। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उसी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, आर्थिक स्थिति और भी